देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछा गया है कि लेट ए 205 1 2 3 -1 5 1। ठीक है, और ए गिवन है। आगे कहा जा रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू वाई हैज ए सॉल्यूशन। और इसमें ऑप्शन बनाया गया है ए, इसमें कहा जा रहा है कि ओनली फॉर वाई, ओनली फॉर वाई, ए वाई कैपिटल यहाँ पर लिखा गया है। तो ओनली फॉर वाई, और वाई में दिया गया है एक्स 0 0 और एक्स को बिलोंग किया गया है आर में। बी ऑप्शन कहा जा रहा है कि ओनली फॉर वाई, ये कैपिटल वाई ही है, 0 वाई, या यहाँ कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल वाई, हाँ स्मॉल वाई 0, और इसमें वाई बिलोंग टू रियल। और सी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि ओनली फॉर वाई 0 YZ, और YZ बिलोंग कर रहा है रियल में। और डी ऑप्शन में यहाँ पर है कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू R3। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन इस टाइप से होगा कि ए 205 1 2 3, और ये जो गिवन है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सलूशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब पहली बार आप लोग 12th में पढ़े होंगे तो ऐसा बताया जाता है कि ए एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारा सिस्टम है। तो इसके पास जो सलूशन की बात किया जा रहा है हैज अ सलूशन, तो ये इस पर डिपेंड करता है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर। अगर डिटर्मिनेंट के दो केसेज हैं, हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तब सॉल्यूशन को एनालिसिस करने का दूसरा केस बन जाता। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर या तो ये जीरो नहीं होगा या तो फिर जीरो होगा। अगर जीरो होगा तब इसका रैंक कम आएगा, और रैंक कम आएगा तब फिर इसके दो चांसेस बनेंगे, या तो नो सोल्यूशन के चांसेस बनेंगे या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन के बाद के चांसेस बनेंगे। ठीक, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो के केस में तो केवल यूनिक सोल्यूशन की बात होगी। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए होता क्या है कि x इक्वल टू ए, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर किया तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जीरो हुआ तब तो नहीं करेगा। तो वही चेक करना होगा यहाँ पर। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर है ही, और a उधर जाएगा तो यहाँ पर a इनवर्स ऐसे। तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वाई, तो y यहाँ कुछ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए इसका सलूशन हो जाएगा। तो पहली यहाँ पर प्राथमिकता ये है कि इस क्वेश्चन को देख करके पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया गया है, गिवन है कि डिटर्मिनेंट इसका 2 के साथ, यहाँ पर 2 -15, और फिर दूसरा 0 है, और +5, और 5 के साथ देखेंगे तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -13 2 जा 26, और प्लस यहाँ पर 7 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। और नॉट इक्वल टू जीरो से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, इम्प्लाई करेगा ए इन्वर्स एग्जिस्ट। और जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में ए एक्स इक्वल टू वाई में हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स वाई। अब वाई चाहे जो कुछ भी रहे, यानी वाई 0 भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यक्स मतलब 3 4 5 रहे या कोई भी नंबर रहे, तो यहाँ फॉर ऑल वाई बिलोंग टू R3
ऐसा कोई भी y ले लेंगे तो हम इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के वैल्यू आ जाएंगे, तो यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है यही है कि यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होने से इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, और इन्वर्स एग्जिस्ट करने से इसका सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी जो कह रहा है ओनली फॉर वाई कि केवल इसके लिए वैलिड होगा, तो ये गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि जो ओनली फॉर केवल इसी टाइप के लिए ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी टाइप रहेगा, क्योंकि एक्स वाई पर कोई चीज़ें डिपेंड ही नहीं कर रही हैं, इसलिए इसका तीनों ऑप्शन शुरू के गलत हैं, बाकी चौथा ऑप्शन सही है। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नो सर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था, ये आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि गिवन है कि लेट x इक्वल टू x1 x2 x3। ठीक है, इस टाइप से है, और ये R3 में बिलोंग कर रहा है, और ये नॉन जीरो है, x नॉन जीरो है। ठीक है, आगे आगे इसमें यह बताया जा रहा है कि a इक्वल टू एंड a इक्वल टू x ट्रांसपोज अपॉन x ट्रांसपोज x, इस टाइप का गिवन है। तो कहा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एक सेट है जो वेक्टर स्पेस बना भी सकता है, नहीं बना सकता है, लेकिन ये ऐसा दिया है कि बनाएगा ही। ए वाई इक्वल टू 0 ओवर आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में x दिया है और कहा जा रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो एटलीस्ट इसमें से एक तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ही। दो जीरो हो सकते हैं, लेकिन कोई एक, चाहे तो आप इसे अगर बहुत जल्दी लगाना चाहते हैं तो हम इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहला एक मतलब शॉर्टकट तरीका, जितना जल्दी हो सकता है लगा लें, और दूसरा है कि इसे प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो पहले तरीके में मैं जल्दी वाला बताता हूं, जैसे कि x को लेट कर लीजिए कि 1 1 0 0। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके आधार पर ये इम्प्लाई करेगा कि a का वैल्यू क्या होगा। तो x ट्रांसपोज, तो x का वैल्यू है 1 0 0, और ट्रांसपोज कर देंगे तो ऐसे बनेगा 1 0 0 अपान नीचे होगा x ट्रांसपोज x। तो x ट्रांसपोज x करेंगे तो पहले होगा 1 0 0 और फिर यहाँ होगा 1 0 0। तो इसके आधार पर इसको बनाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, फिर 0 0 0 और 0 0 0, और नीचे का क्या होगा, इसका सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक, तो ए बन गया 1 0 0 और 0 0 0 0 0 0, इस टाइप से ए बन गया। अब ए बन गया तो इसमें कह रहा है कि ऐसे वाई हैं R3 के, तो y एक्चुअली y1 y2 y3 टाइप के y होंगे। ठीक है, इसे w हम मान लेते हैं, ए R3 से लिए जाएंगे तो इसमें ऐसे होंगे कि ए वाई इक्वल टू 0, तो ए वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू y1 y2 y3 है, तो ए का वैल्यू 1 0 0 है, 0 1 0 है, और 0 0 सॉरी 0 यहाँ पर 0 0 0 0, और फिर यहाँ पर है यहाँ पर वैल्यू y1 y2 y3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए टर्म मिलेगा हमें, पहला y1 इक्वल टू 0 मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो जब इसका एक कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो एक कंपोनेंट 0 होने से दो कंपोनेंट बचेगा, इसी में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें जो आएगा इस प्रकार के y आएंगे, जिसमें पहला 0 रहेगा, y2 और y3 रहेंगे, और ये R3 में रहेगा। तो इसके अगर डायमेंशन की हम बात करें, डायमेंशन ऑफ W, तो इसका वैल्यू 2 होगा। तो इस तरीके से सोचा जा सकता है, लेकिन जैसे कि ए उस समय सोचेंगे जब ऑप्शन दिया रहे और डिस्कार्ड करना रहे।
ठीक है। लेकिन ये थियोरेटिकली जब आपको सोचना है तो इस प्रॉब्लम को लिख करके मतलब प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, जो मैं अभी आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए उसको इस तरीके से सोचिए, जैसे कि क्वेश्चन में पहले ए को बता रहा है कि ए है क्या, तो पहले ए को क्लियर करिए कि ए गिवन है एक्स एक्स ट्रांसपोज अपान एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो हम एक्स का वैल्यू x1 x2 x3 और यहाँ पर x1 x2 x3 इस तरीके से अपान यहाँ पर x x1 x2 x3 और x1 x2 x3 इस तरीके से ले सकते हैं। तो उसको ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे तो बन जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। सिंस x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे एज इट इज रखे रहिए। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो इसका पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 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 x2 x1 x3, फिर दूसरे में देखेंगे तो हो जाएगा x2 x1 x2 x2 और x2 x3, तीसरे में x3 x1 x3 x2 x3 x1 x3। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो जब भी प्रॉब्लम इस टाइप का हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमें एक वेक्टर स्पेस बनाना है और इसमें ऐसे y को चूज करना है y1 y2 y3 जो इस टाइप का हो कि ए वाई इक्वल टू 0 टाइप का हो, तो ऐसे प्रॉब्लम में हम ए को यहाँ से देखेंगे तो इसके रैंक की ज़रूरत हमें पड़ती है, रैंक की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिसमें कि जैसे जो होता है ए एक्स इक्वल टू बी और बी 0 हो जाए तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। तो होमोजीनियस में जो सलूशन होता है वो ए पर डिपेंड करेगा कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ मान लीजिए 0 है, तो ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो x इक्वल टू ए इन्वर्स और यहाँ साइड में 0 पूरा 0 हो जाएगा और 0 सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट इस टाइप के क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और इसमें क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 डिपेंड करता है, इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0 ये डिपेंड करता है कि इसमें यूज्ड रो एल है कि एल डी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इस टाइप के मैट्रिक्स में देखिए, पहले अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूं, अगर यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ए यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है, इसमें देखिए इसके जो दो रो हैं, दो रो एलडी हैं, मतलब कि अगर इस पहले वाले रो में देखिए इसमें एक टर्म दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 है और x किसके इक्वल है, x है x1 x2 x3 के इक्वल है। तो जो इसमें से नॉट इक्वल टू 0 होगा, जैसे मान लीजिए कि हम किसी को भी ले लेते हैं, सपोज कीजिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसी एक को मान सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। सपोज करिए मैं x2 को ले लूँ नॉट इक्वल टू 0, तो x2 को नॉट इक्वल टू 0 जब लूँगा तो यहाँ पर जो लिखा है दूसरा कॉलम दूसरा रो, दूसरे रो में x2 से मैं डिवाइड कर दूँ, अगर मैं दूसरे में x2 से डिवाइड कर दूँगा और फिर उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 x3। अब जो आया x1 x2 x3 उसमें अगर मैं ऊपर x1 से मतलब पहले मैं इस सेकंड वाले में x2 से डिवाइड कर दूं, उसके बाद x1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में भी इसी तरीके से कि अगर सेकंड में x2 से डिवाइड करके और मैं अगर थर्ड वाले में x3 से मतलब कि सेकंड में x2 से डिवाइड करिए और उसके बाद फिर x3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x थर्ड रो से, तो नीचे वाला भी ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, इसमें सिर्फ बचेगा यही बीच वाला रो, और बीच वाला रो में भी हम डिवाइड कर दिए हैं तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा। और जैसे कि ए वाई इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ से अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इसे इस तरीके से सोच सकते हैं कि a का वैल्यू गिवन है x1 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 x2 x1 x3 x2 x1 x2 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 x3 x3 x1 x3 x2 x3 x3 अपान वन अपान x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और यहाँ y1 y2 y3 इक्वल टू 0 0 0 इस तरीके से। तो इसको तो पूरे को चाहे तो उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सब का सब ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर देने से ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा दिए। अब चूंकि ये इक्वेशन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इस तरीके से इसको देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वही मैं कह रहा था कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप किसी एक को जीरो सपोज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो होने की वजह से किसी चूँकि x इक्वल टू x1 x2 x3 है, तो सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि x1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम इस पहले रो में x1 से डिवाइड करके बाकी को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा टर्म बन जाएगा इस प्रकार से। या तो ऐसा करते हैं कि x1 को कॉमन ले लीजिए, x1 को नहीं, कॉमन नहीं लिया जा सकता। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको रिड्यूस करेंगे बस, तो रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर टर्म हो जाएगा x1 रहने दीजिए, x1 x2 और x1 x3, बाकी दोनों हो जाएंगे 0 0 0 0, और यहाँ पर होगा y1 y2 और y3 इक्वल टू 0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a x1 स्क्वायर y1 प्लस x2 x1 x2 y2 प्लस x1 x3 y3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर y के कलेक्शन पर ध्यान देना है। तो y के कलेक्शन पर जब ध्यान देंगे तो y1 किसी का मल्टीप्लायर है, फिर y2 भी मल्टीप्लायर है और y3 भी मल्टीप्लायर है। तो इन तीन मल्टीप्लायर में किसी दो को पुट करेंगे तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कह दूँ कि x1 स्क्वायर y1 है और बाकी दो उस साइड चले जाएं तो माइनस x1 x2 y2 और माइनस x1 x3 y3। तो y3 और y2 को अलग से पुट करने पर y1 अपने से मिल जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेसेस कितने हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेसेस 2 हैं, ठीक है। तो 2 होने से इसका जो डायमेंशन है वो 2 हो जाएगा, तो इम्प्लाई करेगा डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू 2। तो इसे ऐसे भी देखा जा सकता है। इसमें कुछ डाउट हो, पूछना हो तो पूछिए, फिर बताते हैं। ठीक है। जैसे कि ये भी कोई सोच सकता है कि पहले सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो सब स्पेस से आसानी से बना लेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर सोचेंगे कि सब स्पेस, पहले तो कंफर्म करिए कि सब स्पेस है कि नहीं है। तो सब स्पेस हालांकि यहाँ पर दिया है तो ठीक है, छोड़ देंगे। नहीं दिया था तो उसको भी कंफर्म करना होता, तो आपको एक y1 y2 लेना होता। तो ए वाई इक्वल टू 0 है तो ए y1 इक्वल टू 0 होगा, ए y2 इक्वल टू 0 होगा। अब हम देखेंगे कि ए वाई वन प्लस बी वाई टू, जहाँ कि ए बी कहाँ से आ रहे हैं? ए बी फील्ड से आएंगे, ठीक है। ए इस सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं इस पर ए को ऑपरेट कर दूंगा, देखता हूँ फिर। तो ए वाई वन प्लस बी ए वाई टू, ए जीरो है, ए भी जीरो है, तो 0 0 सब जीरो हो गया। तो किसी मैट्रिक्स पर कोई y को मैं ले रहा हूँ और उसको ऑपरेट करने पर 0 दे दे रहा है, तो ये इसमें जाएगा ही, तो सब स्पेस भी बना ले रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर सोचेंगे तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए LI LD अगर किसी को डाउट है कि ये कैसे क्लियर हो रहा है, तो जैसे देखिए, जैसे x प्लस वाई, अगर मैं कह रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर 3 लिखा गया है, तीन टर्म का सम 0 हो रहा है,
तो यहाँ से कंफर्म है कि ये जो पहला है x1 x2 x3 में किसी दो को आप अपने से पुट कर सकते हैं, किसी भी दो को यहाँ पर अपने से पुट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा भी अपने से पुट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 पुट किया है, 2 पुट किया, तो अब मेरी पेन रुक जाएगी। अब यहाँ मुझे -3 पुट करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के 0 होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हम कितने इंडिपेंडेंट प्लेसेस को चूज कर पा रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। अब मैं अगर y को 9 रखूँ, इसको 5 रखूँ, तो x को ऐसे ही नहीं भर सकता कि 3 भर दें। जो है कि 9 और 5 के हिसाब से मुझे यहाँ पर x को भरना पड़ेगा, जो -14 होगा, तब जाके कैंसिल होकर के 0 आएगा। तो अगर कोई 3 टर्म है जिसका सम 0 हो रहा है, तो उसमें 2 प्लेसेज इंडिपेंडेंट है, एक प्लेस डिपेंडेंट है, तो हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेस चूज करने होते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेस, जैसे कि 3 का सम 0 हो रहा है, तो बाकी दो को अलग कर दीजिए, तो यही 2 को मतलब 2 3 अपने से चूज करेंगे तो उसके हिसाब से y1 आ जाएगा। तो y1 डिपेंडेंट है, y2 y3 इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसके कलेक्शन में y1 y2 y3 में दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो इसका डायमेंशन 2 होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। यस है कुछ प्रॉब्लम या सही है? हाँ बोलिए। सर, इसका मतलब जो सर आंसर दे रहा था हाँ हाँ वो आंसर सर समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि आंसर दो दे रहा है हाँ हाँ पर दो काम जीरो, हाँ। फिर अरे काम लगा के दो को काम जीरो दे रहा है। वो वहाँ पर मिस किया हुआ है, क्योंकि जैसे कोई भी जो क्वेश्चन होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से होगा, टू, जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन पूछ रहा है। तो एक्चुअली एपी सिंह की बुक जो है उसमें ऐसे आंसर दे दिया है इसका 2,0,2.0 ये सही नहीं है, वो मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि डायमेंशन है, तो डायमेंशन किसी का डायमेंशन, जब भी किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, 3 या 4 या 9 या 11, या एक सिंगल रियल नंबर में इंटीजर में बताएंगे ना, कि ऐसा थोड़ी ना है कि 2,3 में या 4,6 में ऐसे बताएंगे। तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पूछ रहा है कि देन द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो इसका डायमेंशन आ रहा है 2, तो वही 2 आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2, यस सर। बस 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस टाइप के लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पर आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें पूछा गया है इस तरीके से कि कहा जा रहा है कि लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्सेस, n क्रॉस n मैट्रिक्सेस। सपोज कीजिए ए को लिखा गया है इस टाइप से, ए आई जे और n क्रॉस n की मैट्रिसेज है। ठीक है, विथ एंट्रीज, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ए आई जे रियल है, इस तरीके से। अब आगे दिया गया है कि आगे कह रहा है सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग ए आई जे इक्वल टू ए आर एस, और कहा जा रहा है वेन एवर आई माइनस जे का मॉडुलस आर माइनस एस के इक्वल होगा, और फॉर ऑल आई जे आर एस, आई जे आर एस का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फिर बताना है देन द डायमेंशन ऑफ भी, देन द डायमेंशन ऑफ भी।
डायमेंशन ऑफ भी क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका सलूशन, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि भी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेज ए टाइप की मैट्रिसेज हैं भी के अंदर, और वो यहाँ पर ऊपर लिख दिया गया है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया है। तो ए आई जे और ए आई जे रियल का पार्ट होगा, मतलब रियल नंबर से लिया जाएगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि आपको पहले मैं एक 4x4 की मैट्रिक्स को लेकर के आपको पहले बताता हूँ कि इसको कैसे सोचेंगे। देखिए जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और 4x4 की है। तो 4x4 की होगी तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A44, सॉरी एक सेकेंड, A34 और A41, A42, A43, A44, इस प्रकार से ये मैट्रिक्स बन जा रही है। ऐसे, ठीक है। अब आपको यहाँ इसके टर्म एंड कंडीशन में सोचना है। तो देखिए आई और जे का डिफरेंस का मॉडुलस, देखिए मॉडुलस अगर लगा दिया गया ना तो ये अंतर से मतलब है, मतलब कि 3-4 का अंतर जो भी आएगा और 4-3 का अंतर जो भी आएगा दोनों सेम होंगे अंतर के दृष्टि से। डिफरेंस मॉडुलस ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंस लिया गया है, ठीक है, क्योंकि 3-4 का अंतर वही आएगा जो 4-3 का, या माया मॉडुलस ले लेंगे तो भी वही बात होगी। 3-4 का मॉडुलस 4-3 के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो इस तरीके से जब सोचेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी कि इसमें किस टाइप से, देखिए इन चीज़ों को, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि आई माइनस जे, मतलब यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा है कि ए आई जे बराबर ए आर एस। ऐसे टर्म आई जे, मतलब आई जे का मतलब है कि ith रो का जेथ कॉलम, ith रो जेथ कॉलम पर जो पड़ेगा उसको हम आई जे बोलेंगे, और आर एस तो ये तो समझ में आ रहा होगा जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि आई जे आर एस के बराबर होगा, और किन परिस्थितियों में होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि 2-1 का डिफरेंस, 2-1 का डिफरेंस 1-2 दोनों सेम हो रहे हैं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। ए जो यहाँ पर A21 है और A12 ये दोनों सेम हो जाएंगे, और यही दोनों सेम नहीं होंगे। जैसे कि देखिए 2-1 का अंतर 1 आ रहा है, 3-2 का भी अंतर 1 आ रहा है, और 4-3 का भी अंतर 1 आ रहा है, और यहाँ पर 3-4 का भी अंतर 1 आ रहा है, और 2-3 का भी अंतर 1 आ रहा है, 1-2 का भी अंतर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे ना तो पता चलेगा कि ये पूरा जो नीचे वाला डायगोनल के जस्ट नीचे वाली जो मतलब कह सकते हैं कि लोअर डायगोनल, ठीक है, लोअर डायगोनल कह सकते हैं, और इसको अपर डायगोनल कह सकते हैं, सुपर डायगोनल कह सकते हैं। तो तो इस तरीके से जो ए वाला टर्म दिख रहा है इसके सारे मेंबर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन लग रहा है कि आई माइनस जे इक्वल टू आर माइनस एस का मॉडुलस, ठीक है। तो आई माइनस जे में करेंगे तो 4-3, और यहाँ पर मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये 4-3 क्या ये 3-4 के बराबर है, तो कहेंगे हाँ। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ कंडीशन संतुष्ट कर रहा है 4-3 का मॉडुलस बराबर है 3-4 के मॉडुलस के, तो श्योर है कि ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, इसी में मैं कहूँ कि क्या A32 इक्वल है, तो A32 और 4-3 के कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3-2 का डिफरेंस 1 आएगा और 4-3 का भी डिफरेंस 1 आ रहा है, तो दोनों बराबर है, तो ये भी इक्वल हो गया। इस तरीके से देखेंगे तो डायगोनल के जस्ट नीचे वाली लाइन और डायगोनल के जस्ट ऊपर वाली लाइन, ये दोनों में सारे एलिमेंट बराबर आएंगे। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, यस सर। ओके। तो इतना जब क्लियर हो गया तो इसी टाइप से अगर दूसरे टर्म को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर A13 और यहाँ 24,
तो 1 3 और 2 4 इक्वल होंगे। ए 1 3 और ए 2 4 इसलिए इक्वल होंगे कि 1 माइनस 3 का अंतर बराबर आएगा 2 माइनस 4 के अंतर के बराबर आएगा, क्योंकि ये 1 माइनस 3 2 होगा और 2 माइनस 4 भी 2 होगा, मॉडुलस लेने के बाद जो आएगा 2। तो ए दोनों इक्वल होंगे। इसी हिसाब से देखेंगे तो ए 4 2 भी इक्वल होगा और यहाँ पर ए 3 1 भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से देखेंगे ना, तो ए जो मैं रेड से जो मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ये दोनों सेम होंगे। इसी प्रकार से देखेंगे तो ए 4 1 ऊपर 1 4 के इक्वल होगा और ये यहाँ पर तो इक्वल है ही। और देखिए ए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? जैसे कहा जाए ए 1 1 ए 2 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये इसलिए होगा कि 1 माइनस 1 का डिफरेंस 0 है और 2 माइनस 2 का डिफरेंस भी 0 है। तो दोनों जब आई माइनस जे माइनस आई जे बराबर हैं तो ये ऊपर के बराबर होंगे। तो उसी के बेस पर, ठीक है, उसी के बेस पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए 1 1 इक्वल होगा 2 2 के, 2 2 इक्वल होगा 3 3 के और 3 3 इक्वल होगा 4 4 के। तो इस तरीके से अगर इसको साफ साफ समझना रहे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कि ये जो लाइन है, मैं पहले ऊपर से डायगोनल से चालू करता हूँ या फिर डायगोनल से ही। ए 1 1, ठीक है, देखिए ए 1 1 इक्वल टू ए 2 2 इक्वल टू ए 2 3 3 और ए 4 4, एक टर्म ए इक्वल हो गया। दूसरा यहाँ से अगर सोचेंगे कि 2 1 इक्वल टू, यहाँ से 2 1 फिर 3 2 ए 3 2 इक्वल टू ए 4 3 इक्वल टू ए 3 4 इक्वल टू ए 2 3 इक्वल टू ए 1 2, इतना। और तीसरे में यहाँ से ए 3 1 इक्वल टू ए 4 2 इक्वल टू ए 2 4 इक्वल टू ए 1 3 और चौथे में ए 1 4 इक्वल टू ए 4 1, ठीक है। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें इसकी इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो इसमें से अगर देखिए 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों में सब एक लाइन आपस में इक्वल है, दूसरी तीसरी चौथी सब आपस में बराबर है। तो अगर हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्लेस चूज करना हो तो कोई 4 अगर हम पुट कर दें तो बाकी सब कवर हो जाएगा। जैसे कि 4 लाइन बन रहा है, इसमें सब आपस में बराबर है, दूसरे में सब आपस में बराबर है, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो कोई 4 अगर हम पॉइंट दे दें, जैसे कि ए 1 1 को अगर हम चूज कर लें, ए 1 1 को कोई नंबर असाइन कर दें तो बाकी सब जगह वही रखना पड़ेगा। अगर ए 2 1 में मैं कोई असाइन कर दूं तो यहाँ पर भी सब वही रखने पड़ेंगे। ए 3 1 में भी सारे वही, ए 4 1 में तो यहाँ पर 1 4 में भी वही रखना पड़ेगा। तो इसके 4 इंडिपेंडेंट प्लेसेज हैं। तो 4 इंडिपेंडेंट प्लेसेज हैं तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन वो 4 आएगा। अगर इसको भी कहा तो इसका डायमेंशन 4 होगा। तो इसी टाइप से, इतना समझ में आ रहा है सबको कि या फिर यहाँ पर कुछ डाउट है? तो इसके जस्ट बाद अगर हम इसको जनरलाइज करें तो जनरलाइज करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 1 n, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 n, ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3 ए 3 n, और फिर ए एन 1 ए एन 2 ए एन 3 एंड सो एन ए एन एन। तो इसमें जनरलाइजेशन करते समय ए आपस में डायगोनल तो इक्वल होंगे, इस तरीके से इक्वल होंगे। तो इसमें एक को असाइन करने पर बाकी सब असाइन हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट मतलब चॉइस भरने की केवल एक है इस पूरे डायगोनल पर। जस्ट लाइक सेम, ये ऊपर वाली लाइन डायगोनल के ऊपर और जस्ट नीचे वाली लाइन, इन 6 में, मतलब अभी तो 6 दिख रहे हैं लेकिन n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी तो बहुत बड़ी होगी, तो इसमें भी केवल एक ही मिलेगा।
और उसके ऊपर जाएंगे तो भी केवल एक ही मिलेगा। ऐसे करते करते फाइनली पहुंच जाएंगे तो भी आपको केवल एक ही मिलेगा। तो कुल संख्या कितनी यहाँ पर दिख रही, 111 काउंट कर देंगे तो जितना इसका नंबर ऑफ रो है, या इस साइड से देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ भी वो हो जाएगा n, क्योंकि इन सबको ऐड कर देंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम, तो n टाइम्स 8 करने से इसका वैल्यू n के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इसका डायमेंशन होगा n। इतनी चीज़ें क्लियर है? यस सर। तो इसी के बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन है जो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। बस उसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिए इस टाइप से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे है, ये 2011 में पूछा गया है नेट में तो 2011 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एक वेक्टर स्पेस बनाया गया है, ठीक, जो इस तरीके से है कि हम ए ले रहे हैं, मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए आई जे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल है ए आर एस के इक्वल हैं। बस यहाँ पर कंडीशन है, व्हेन एवर आर प्लस आई प्लस जे इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और फॉर ऑल आई जे जो भी हों, आई जे आर एस सारी चीज़ें, आई जे आर और एस, इन सब का वैल्यू 1 2 से लेकर के n तक, इतना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सलूशन में इसको देखते हैं। तो देखिए इसका भी एनालिसिस करने के लिए आप ऐसे ही 4x4 की मैट्रिक्स ले लीजिए। 4x4 इसलिए ले रहा हूँ कि 2x2 बहुत छोटा हो जाएगा, 3x3 में ज़्यादा स्पष्ट नहीं आएगा, लगेगा कि एक आध दो और बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ए को 4x4 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23 और A24। इसी प्रकार से 31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44, इस तरीके से ले लीजिए। तो इसके हिसाब से I प्लस जे इक्वल टू आर प्लस एस चल रहा है। तो अब हम इसको कैसे मैनेज करें, I प्लस जे आर प्लस एस, ए आई जे और आर एस इक्वल होगा, जिनका सम इक्वल हो जाएगा। तो सम इक्वल में देखिए, जैसे कि यहाँ 2 1 है और यहाँ 1 2 है, तो ये दोनों का सम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर सम सेम हो गया। अब यहाँ है 3 1 और 2 2 और 1 3, इन तीनों का सम सेम हो रहा है, क्योंकि 3 1 4 और 2 2 4 और 1 3 4। ऐसे यहाँ पर सोचेंगे तो इन तीनों का सम चारों का इक्वल आएगा, 4 1 5 3 2 5 2 3 5 और 1 4 5। ऐसे देखिए तो ये सब सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ईच रो है, जैसे कि हम यहाँ पर असाइन किए हैं, और ये पहला, तो पहला जो टर्म यहाँ पर दिख रहा है ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके बदले तो और कोई कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट चॉइस मान लेंगे। और ये दोनों सेम हैं, तो इसमें से किसी एक को चूज कर लीजिए। तो यहाँ से एक को चूज कर लीजिए, दूसरे से एक को, तीसरे से एक को, और फिर चौथे से एक को, और फिर नीचे भी एक चूज करना है, यहाँ भी एक चूज करना है, यहाँ भी एक चूज करना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए कि इस टर्म में आप सोच रहे हैं, सपोज करिए कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ऐसे सोचिए, इसके बारे में सोचिए। तो आपस में जब ये चारों बराबर हैं तो कोई एक प्लेस आप पुट करेंगे तो बाकी तीन अपने आप पुट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल हैं, इसके आधार पर इक्वल हैं। तो इसलिए इसके पास कुल चॉइसेस कितने होंगे, इंडिपेंडेंट चॉइसेस, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं जनरल टर्म के बारे में अगर मैं सोचूं कि इसे इन जनरल कैसे सोचा जा सकता है,
तो इन जनरल इसको ऐसे आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक है, फिर दो है, फिर तीन है, ऐसे एन तक जाएगा मैट्रिक्स में। अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली जाएगी तो वन और टू ऐसे बढ़ते बढ़ते एन तक जाएगा। तो यहाँ पर एक होगा, फिर एक होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक, तो कुल मिला के एन तो यहाँ पर आ गए। अब डायगोनल के जब नीचे आएगा तो फिर से एक 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 कितनी बार एन माइनस वन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को सम कर लेंगे तो टू एन माइनस वन। तो ये एन के लिए कि अगर हमारा मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का है और उसमें इस टाइप का कंडीशन है तो उसके इंडिपेंडेंट चॉइस टू एन माइनस वन बनेंगे और यही उसका डायमेंशन हो जाएगा। अगर मैं एन का वैल्यू फोर पुट कर दूं तो टू एन माइनस वन में दो इंटू फोर इंटू माइनस वन, तो आठ माइनस वन सेवन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ क्लियर है या कुछ डाउट है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंस क्या हुआ कि जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें मॉडुलस क्या था कि इसमें प्लस दे दिया है, उसमें माइनस के साथ मॉडुलस लगा दिया है, तो वहाँ सोचने का तरीका बदल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी मतलब एग्ज़ाम के पहले आपको खूब प्रैक्टिस करना होगा कि जो गिवन रहता है कंडीशन उसको हम कैसे सोचें, और जब सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा तो फिर नए क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, जो पूछा गया है, चलिए देखिए। जैसे कि इंटरसेक्शन का कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है ये जैम में पूछा हुआ है 2013 में, इसमें पूछा गया है, इस टाइप से लिखा गया है कि लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस, भी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेज ओवर आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी मैट्रिक्सेज हैं ए आई जे टाइप का और टू क्रॉस टू का, और ए आई जे आर में है। वो वर्ड में लिखा है, मैं सिंबल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि दो आपको सब स्पेस कंसीडर करना है, W1 में इस प्रकार के मैट्रिक्स लिए जा रहे हैं जो A माइनस ए और C के साथ D हैं ऐसे, और ACD रियल है, ACD रियल है। ठीक है, और एक W2 बनाया जा रहा है जो इसमें ऐसे लिखा गया है कि A माइनस बी माइनस ए और D, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए बी डी रियल है, ए बी डी रियल है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें दिया गया है कि इफ m इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड n इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, देन m n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शन के तौर पर इसमें दिया गया है, पहले में 2 3 है, दूसरे में 2 4 है, और सी के लिए दिया गया है 3 4, और फिर डी के लिए दिया गया है 1 3, इस तरीके से। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। देखिए जैसे कि यहाँ पर W1 ये तो भी जो दिख रहा है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ओवर आर, ए भी लिखा है, तो ये तो सब स्पेस बनाता है, मतलब वेक्टर स्पेस है ही, प्लस इसका कंपोनेंट वाइज होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट भी डिफाइन है। तो आप
कोई भी बुक पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ वहाँ से, जैसे कि ये कैसे डिफाइन होता है ये पता चल जाता है। जैसे कि ए बी सी डी अगर लिखा है और यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है, पी क्यू आर एस, तो इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगा कंपोनेंट वाइज, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस पी और बी प्लस क्यू और सी प्लस आर और डी प्लस एस, इस टाइप से। और जो स्केलर मल्टीप्लाई है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ए डॉट ए बी या पी क्यू आर एस है, तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए पी, ए क्यू, ए आर और ए एस, ऐसे। तो इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बना लेता है। ये वेक्टर स्पेस बनाएगा तब इसके सबसेट लिए जा रहे हैं, क्या वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो ऑब्वियस है कि इसमें अगर डायमेंशन पूछ रहा है तो बना ही रहे होंगे, बस आपको डायमेंशन इसको काउंट करना है। तो देखिए W1 को का डायमेंशन काउंट करते समय ध्यान दीजिए कि इसको कैसे किया जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है, पहले ये दोनों जब सेम है तो W1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 में ए को कॉमन कर दीजिए, 1 माइनस 1 और 0 0 प्लस सी के साथ 0 0 और यहाँ पर 1 0 कर दीजिए और प्लस डी के साथ यहाँ पर बना दीजिए 0 0 0 1, ठीक है। और ए बी सी ए सी डी रियल के हैं। तो यही तीनों जो दिख रहे हैं ना, इसी से आप कोई भी बना सकते हैं, W का कोई भी मेंबर बना सकते हैं। तो इन्हीं को बोला जाएगा बेसिस। इन्हीं तीनों को मिला दिया जाए और इनकी संख्या 3 है तो इसी को बोला जाएगा डायमेंशन। तो डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे को देखूं, तो दूसरे को W2 को अगर मुझे मैनेज करना है तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर ए और ए दोनों ये सेम है, तो ए को कॉमन लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0 0 और प्लस बी को तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 0 और 0 और फिर डी को देखेंगे तो 0 0 0 1, इस टाइप से। और यहाँ पर ए और बी और डी रियल में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी 3 है, ठीक है, दोनों में 3 है। तो इंटरसेक्शन जब लेना होगा तो दोनों का हम कॉमन पोर्शन पकड़ेंगे बेसिस का। तो देखिए जैसे कि W1 इंटरसेक्शन W2 की जब बात की जाएगी तो इनकी बेसिस में कौन एलिमेंट आएंगे, W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ए तो फिक्स है कि ये दिख रहा है कि ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला अगर मैं इसको रेड से करूं तो ये लास्ट वाला बेसिस का मेंबर ए दोनों, और ऊपर में इसका जो दिख रहा है ए रो में है, एक कॉलम में है और ए रो में है, तो ए अलग हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको देखूं कि ए 0 1 है और ए 1 0 है, और यहाँ पर क्या है ए, हाँ ए तो 0 1 0 1 ए तो मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों में मैचिंग नहीं हो रहा है और इन दोनों में भी मैचिंग नहीं हो रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे हम तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट पकड़े जाएंगे। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, एक्चुअली इंटरसेक्शन इस सेंस में ऐसे नहीं होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंटरसेक्शन हम इसको कैसे चूज करते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए इंटरसेक्शन में होता क्या है कि हम दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है W1 में कि ऐसे टर्म लिए जा रहे हैं जो यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं अपोजिट साइन के हैं। तो ट्रिक इसमें देखिए क्या है, मैं दूसरे सेंस में आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसे कैसे हम, वैसे ये सोचने का तरीका ठीक है, यहाँ से सोचा जा सकता है, लेकिन जो इंटरसेक्शन की मीनिंग होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 में ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को हम चूज करेंगे A B C D
एक काम करते हैं, पहले हम आपको W1 को और ज़्यादा क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। W1 देखिए, W1 को अगर आप नए तरीके से डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से डिफाइन करना होगा कि A और माइनस A है, तो इसको ABCD लिखिए, ABCD। और इसमें ध्यान दीजिए कि आपको ये बताना है कि जो B का वैल्यू है, जो B का वैल्यू है वो माइनस A के इक्वल है। मतलब कि यहाँ जो दूसरे प्लेस पर B है वो A का नेगेटिव टाइम्स है, A बताना होगा। बस इतना ही इसमें अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और W2 क्या है, W2 में जो ABCD है, ABCD, इसमें ध्यान देना है कि ABCD में यहाँ पर जो टर्म लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये इस टाइप से हैं कि जो यहाँ पहला वाला है वही दूसरे वाले, यहाँ मतलब ऊपर और नीचे दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो C है वो माइनस A के इक्वल है। और बाकी ये B का नेगेटिव है, तो B कहीं और दिख नहीं रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बी इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि और कहीं बी होता तो उससे उसको कोरिलेट करके लिखते, लेकिन यहाँ पर इस टाइप का है। एक सेकंड, यहाँ सी को डी के बराबर नहीं करेंगे, सी को हम माइनस ए के बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सी वाला टर्म है वो ऊपर ए का नेगेटिव पोर्शन है। तो जब इतना कर लिए तो अब देखिए, तो अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे कि W1 में कहा जाए कि ऐसे मैट्रिक्स हैं 2x2 के जिनमें ए प्रॉपर्टी है, ये कंडीशन है कि बी वाला एलिमेंट इस पहले के नेगेटिव के इक्वल होगा। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि जो सी वाला एलिमेंट है वो पहले के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन में दोनों प्रॉपर्टी एक साथ आएगी, तभी वो कॉमन होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी में ये जो B है वो माइनस ए के इक्वल होगा और C भी माइनस ए के इक्वल होगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टियों को अगर एक साथ हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए कैसा बनेगा। A के जगह पे तो A रहेगा, लेकिन B के जगह माइनस ए और C के जगह फिर से माइनस ए हो जाएगा और D के जगह D रहेगा। और यहाँ सिर्फ A और D दिख रहा है जो कि रियल नंबर में होगा। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो ऐसा बनेगा, A के साथ 1 -1 और -1 और यहाँ पर 0, और प्लस डी के साथ यहाँ पर बन जाएगा। हाँ बोलिए। W2 में B बराबर माइनस B है, तो जो W1 इंटरसेक्शन W2 होगा वहाँ B के प्लेस पर जो है वो माइनस के साथ A रहेगा ना। एक सेकेंड रुकिए, अभी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि A है और माइनस B, और तो आप क्या क्या कह रहे हैं कि B के प्लेस पर मैं क्या कर दूं, माइनस B। यस सर, मतलब डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन हाँ मैट्रिक्स। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मैं अगर बी की जगह माइनस बी बी रख देता हूँ। एक्चुअली है क्या ना कि यहाँ बी इकलौता है, और इकलौता है तो जैसे कहा जा रहा है कि बी रियल में है। तो अगर मैं इसी बी को, सपोज कीजिए मैं इस माइनस बी को अगर मैं बी डैश से रिप्लेस कर दूँ, तो यहाँ पर पूरा का पूरा बी डैश आ जाएगा और बी डैश भी रियल में होगा, ठीक है। यस सर। तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर रखेंगे भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो चॉइस है इसमें इंडिपेंडेंट है। देखिए W2 में सिर्फ अगर देखा जाए ध्यान से, तो W2 में ऑब्जर्व करेंगे कि C के प्लेस पर जो टर्म आ रहा है वो A का नेगेटिव टाइम है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर इस W2 को ऐसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है W2 A माइनस बी और माइनस ए और डी। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ अगर मुझे 5 भरना होगा, तो पक्का है कि यहाँ -5 भरना होगा, लेकिन बी और डी पर तो इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ मन कर तो मैं -10 भर दूँ, या बी की जगह -10 भरूंगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो इसलिए ये ऊपर के जो 3 प्लेसेज हैं
ये इंडिपेंडेंट है, सिर्फ यही वाला प्लेस डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इसको नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिखा हूँ कि ए बी सी डी रहेगा, लेकिन जो सी वाला टर्म है इस ए का माइनस टाइम आएगा, जो इस तरीके से आएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि टर्म जो यहाँ पर बनेगा कि ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 -1 और 1 और 0, और डी को जब करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 0 0 और 0 और यहाँ पर 1, इस तरीके से। तो W1 इंटरसेक्शन W को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? यही हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, एक ए और एक ए। तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो ये 3 4 है और 1 3 है, ये तो दोनों गलत हैं। इसी 2 3 या 2 4 में कोई दो सही होगा। ठीक है, तो कोई एक सही होगा। तो अब हम W1 इंटरसेक्शन W2 तो निकाल चुके हैं, अब हम W1 प्लस W2 निकाल लेते हैं कि वो क्या होगा। तो देखिए W1 प्लस W2 को कैलकुलेट करते हैं यहीं पर। तो W1 प्लस W2, तो देखिए W1 प्लस W2 में कहा क्या क्या जाता है कि अगर हमें इसमें कोई एलिमेंट ए बी सी डी अगर लिखना है, ए बी सी डी, तो ये ऐसा आएगा कि A1 यहाँ पर A1 प्लस A2 A1 B1 और C1 D1 और प्लस A2 B2 C2 और D2 टाइप का रहेगा। इस टाइप का एलिमेंट इसमें आएगा, और जो पहला एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट आएगा W1 से, और जो दूसरा एलिमेंट आएगा W2 से। मतलब W1 प्लस W2 की डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि अगर इसमें W हम एलिमेंट ले रहे हैं तो W1 प्लस W2 टाइप का होगा, और कहा जाएगा कि W1 आएगा W1 के यहाँ पर स्मॉल W1 है, तो स्मॉल W1 W1 से आता है और स्मॉल W2 W2 से आता है। तो इस तरीके से हम इसको इमेजिन कर पाएंगे। तो अब देखिए, तो ऐसे अगर यहाँ पर सोचा जाए तो ये जो टर्म है A1 B1 C1 D1, तो इसके हिसाब से यहाँ से अगर हम चूज करेंगे तो किस हिसाब से आएगा? ए हो जाएगा, और यहाँ पर जो बी है वो माइनस ए है, तो माइनस, मान लीजिए मैं A1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा A1, और यहाँ पर सी के जगह पर तो सी ही है और डी। ठीक है, और प्लस, और जो A2 है, A2 अगर यहाँ पर A2 ले रहे हैं तो C की जगह हमें लेना होगा माइनस A2। ठीक, और उसके बाद फिर दूसरा टर्म यहाँ पर है माइनस बी। ए बी से तो कोई मतलब नहीं है, माइनस भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बी लिख दूँ, B2, और बाकी यहाँ D2 ऐसे। तो अब मैं इनको अगर मैं ऐड कर दूँ, इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ से मैं टर्म मिलेगा इस टाइप से कि ये हो जाएगा A1, और अच्छा ये एक चीज़ का और ध्यान दीजिए। एक्चुअली हम इस तरीके से जो जज कर रहे हैं ना, इससे हम 100% जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे। तब मैं कल एक थ्योरम पढ़ाया था, W1 प्लस W2 इक्वल टू, ठीक, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसका यूज कर लेते हैं। तो W1 का पहले से ही मैं यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैं बता चुका हूँ कि अभी जस्ट बताया था कि इसका 3 होगा। 3 इसलिए होगा क्योंकि देखिए इसको पुट करने से ये पुट हो जाएगा स्वतः, तो हमें इंडिपेंडेंट चॉइसेस कहाँ कहाँ, ए पर है, सी पर है, डी पर है, इसके 3 चॉइसेज हैं। और W2 में कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो इसमें भी 3 है। तो W1 का भी डायमेंशन 3 है और W2 का भी डायमेंशन 3 है। तो अब हम अगर इंटरसेक्शन वाले फार्मूला पर जाएं तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसका 3 हो जाएगा, प्लस इसका 3 और माइनस इसका वैल्यू मैं 2 निकाला हूँ, तो 3 3 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो इसका डायमेंशन 4 हो गया। तो जो क्वेश्चन में लिखा गया है M, N
m डायमेंशन है इंटरसेक्शन का, n है प्लस का, तो 2,4 तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, फिर बताते हैं। ठीक है, सर बेसिस निकाल सकते हैं? बेसिस निकालना, हाँ बेसिस में देखिए जैसे कि इसका 4 होगा ना, तो 4 के लिए ठीक है कोशिश करते हैं। ठीक, W1 प्लस यही W1 W2 का बेसिस ना। यस सर। ठीक है, देखते हैं। देखिए वैसे जैसे कि है क्या यहाँ पर कि 4, देखिए 4 डायमेंशन का तो होता ही है ना। अगर हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 4x4 का तो होगा ही, तो हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं बेसिस निकाल, तो पहले W1 W2 के एलिमेंट को तो पहचानिए कैसे होगा, कैसे होंगे। देखिए ये इस टाइप से होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन वो इस प्रकार से होगा कि A माइनस ए और बी डी प्लस यहाँ पर होगा ए माइनस बी और डी। ठीक है, एक सेकंड, इसमें चूंकि बी डी सेम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं इसको अलग मान लेता हूँ जिससे कि डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ p मान लेता हूँ तो माइनस पी और माइनस क्यू और यहाँ पर r कर देता हूँ। और इसको आप कह सकते हैं कि जो a माइनस ए और b और d होगा, a होगा W1 से, और यहाँ पर p माइनस क्यू और माइनस p और r, ये जो टर्म होगा ये होगा W2 से। इसे इस तरीके से बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स ली जाएगी, इन दोनों को सम कर दीजिए, तो a के साथ p हुआ, a के साथ p, और माइनस a के साथ माइनस q, और यहाँ पर b के साथ माइनस p। ठीक है, और d के साथ r, इस तरीके से। और जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी डी, जैसे कि यहाँ पर जब आप पहली बार यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें बोलेंगे कि ए बी डी कहाँ से है, ए बी डी रियल से है। दूसरे में क्या बोलेंगे, दूसरे में बोलेंगे पी क्यू आर कहाँ से है, रियल से है। तो ए बी डी रियल, पी क्यू आर रियल, तो सब यहाँ पर ए बी डी और पी क्यू आर सब कहाँ से आएंगे, रियल से आएंगे। तो अब इसमें कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है कि कोई किसी पर डिपेंडेंट है? नहीं। इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, तो इसलिए इसके चारों प्लेसेस इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू 4 होगा। ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे गलत हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला से जब आप सोचेंगे तो 100% राइट सोचेंगे, क्योंकि फार्मूला फिर कभी मिस्टेक डायरेक्शन में, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में आपको मिसलीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़्यादातर यूज करिए फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि W1 दिया गया है, W2 दिया गया है, और इंटरसेक्शन भी निकाल लिया गया, और W प्लस, तो इसमें कुल 4 चीज़ें दी गई हैं। कोई 3 चीज़ अगर पता हो तो चौथा चीज़ निकालने के लिए आप यही फार्मूला यूज करिए, फिर वहाँ पर मत सोचिए। हाँ, इंटरसेक्शन इसलिए आसान है सोचना, क्योंकि इंटरसेक्शन में जितने भी इंटरसेक्शन होते हैं सारे प्रॉपर्टियों को एक साथ लिखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि A हो गया W1, दूसरा हो गया W2, इसका इंटरसेक्शन एक कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट में इसकी भी प्रॉपर्टी आएगी, इसकी भी प्रॉपर्टी आएगी, तो दोनों प्रॉपर्टी को मर्ज कर देते हैं, इसलिए ये आसान होता है। लेकिन प्लस में बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए आपको प्लस का जब डायमेंशन निकालना हो तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करिए। और इंटरसेक्शन में दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लिख करके उसमें एक रिलेशन बना लीजिए, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे, जिससे कि हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इस टाइप से है क्वेश्चन कि जैसे कि मैंने अभी काउंटिंग बताया था ना बेसिस का, ठीक, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया हुआ था कि अगर मान लीजिए कि आप वेक्टर स्पेस ओवर एफ बनाते हैं, तो अगर इसका डायमेंशन मैं फिक्स कर दूं, यानी कि डायमेंशन ऑफ भी को मैं फिक्स कर दूं, ठीक,
और एफ को भी मैं फाइनाइट कर दूं फाइनाइट फील्ड पर, तो फाइनाइट फील्ड जनरली जेड पी होता है और पी क्या होता है, पी प्राइम होता है। ठीक है, अभी तक के लिए। लेकिन आप अगर एमएससी में फील्ड थियरी पढ़ते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कि किसी भी फील्ड का, फाइनाइट फील्ड का डायमेंशन जो कार्डिनलिटी होती है पी टू द पावर एन होती है। ठीक है, तो बड़े फील्ड, फाइनाइट फील्ड इस फॉर्म में जाते हैं, कम से कम एन का वैल्यू तो एक भरेंगे तो पी तो आएगा ही, और एन यहाँ पर नेचुरल नंबर में होता है। ठीक, तो अ, हम यहाँ पर सबसे छोटा फील्ड यूज कर रहे हैं, जेड पी टाइप का फील्ड यूज कर रहे हैं, तो एफ इक्वल टू जेड पी। तो एन डायमेंशन का मतलब कि वीएन में, वीएन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसमें एलिमेंट एन टपल में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि x1 x2 एंड सो ऑन xn। ठीक है, और इसमें जो भी एक्स आई होगा वो फील्ड से आएगा, तो फील्ड हम यहाँ पर जेड पी ले रहे हैं, और फील्ड में जेड पी लिख ही देता हूँ। ठीक है, सर इस स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड, यस सर। हेलो, दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुकिए रुकिए रुकिए, नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक सेकेंड रुकिए, दिखना चाहिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर हो गया। अब क्लियर है सर। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैं फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक, कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फील्ड भी फाइनाइट। अभी तक जो फील्ड पढ़ रहे थे वो इनफाइनाइट फील्ड पढ़ रहे थे। ज़्यादातर फील्ड आप पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, तो यही तीन फील्ड ज़्यादातर केसेज में यूज किया जाता है। लेकिन अभी जो फील्ड जेड पी है फाइनाइट फील्ड है, तो फाइनाइट फील्ड हो और वेक्टर स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशन का हो, तो मैं यहाँ पर एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ वी एन, जिसमें कि एलिमेंट ले लेता हूँ x1 x2 xn टपल में, एन टपल में, और एक्स आई जेड पी से आ रहा है। तो इसमें कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो देखिए, तो पहले प्लेस पर मैं फिट कर सकता हूँ, अगर कुल भरना हो तो जेड पी तो पी तरीके से, दूसरे प्लेस को भी पी तरीके से, ऐसे से करके एनवें प्लेस को भी पी तरीके से, तो कुल मिला करके एक साथ भरना होगा, तो पी टू दी पावर एन। तो अगर मैं वी एन की मैं बात कर लूँ यहाँ पर एफ, तो इसका जो डायमेंशन होगा, कार्डिनलिटी, डायमेंशन नहीं, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें देखा जाए तो कुल पी के पावर एन होंगे। ठीक, तो इसमें एक टर्म मैंने बताया था कि अगर पूछा जाए कि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, सर आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, हेलो, बोलता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो, और लोगों को जा रहा है आवाज? किसी को नहीं सुनाई दे रहा है? ऑडिबल सर। ओके अब ओके आ रहा है। ओके ओके ओके। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिस क्या, नंबर ऑफ बेसिस अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ बेसिस कैसे काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ बेसिस काउंट करने के लिए मैंने एक आइडिया बताया था, जो इस प्रकार से था कि हमारे पास कुल पी एन बेसिस हैं। ठीक है, पी एन एलिमेंट हैं, और पी एन एलिमेंट में से हमें कुल एन चॉइस है। जैसे कि इसका डायमेंशन एन है, तो इसमें एन एलिमेंट को हमें भरना है। मान लीजिए कि ई1 होगा, ई2 होगा, ऐसे ऐसे करके ई एन होगा। तो इस पहले प्लेस पर हम किसको भरेंगे? तो पहले प्लेस पर चूंकि कुल इसमें एलिमेंट p के पावर n है, लेकिन एक एलिमेंट इसमें 0 0 0 भी होगा। अगर मैं आपको और भी अगर अच्छे से बताना चाहूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जहाँ से कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा, जो इस तरीके से देखिए होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐसा सोच रहा हूँ कि फील्ड के जगह पर मैं ले लिया Z3। ठीक है,
और मैं n के जगह पर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक। 2 ले लूँगा तो हमारा जो V2 बनेगा और Z3 बनेगा, तो V2 में कोई भी एलिमेंट 2 टपल्स में होंगे, x, y टाइप के, और x और y आएगा Z3 से आएगा, ठीक है। तो इसकी चॉइस से Z3 में 3 एलिमेंट है, 3 होगी, इसकी भी चॉइसेस 3 होंगी, दोनों का एक साथ कर देंगे तो 3 के पावर 2 यानी कि 9 एलिमेंट होगा। तो 9 एलिमेंट को अगर मैं बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि Z3 का वैल्यू होता है 0 1 2, ठीक है, और फिर क्रॉस करेंगे Z3 तो 0 1 2 Z, तभी ये 2 बार में होगा। तो मैं एलिमेंट बना रहा हूँ 0 0, 0 के साथ 1 और 0 के साथ 2, ऐसे फिर 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, और फिर 1 और 2 के साथ 0 और 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2। तो इस तरीके से कुल 9 एलिमेंट हो जाएंगे। अब आपको अब मुझे एक बेसिस बनाना है, ध्यान दीजिए, एक बेसिस बनाना है। तो बेसिस में क्या होगा कि 2 एलिमेंट होंगे E1 E2। तो E1 जो एलिमेंट होगा वो इन 9 में से हम किसी को चूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिस में 2 खास बात ध्यान देनी है कि वो Li होना चाहिए, Li और कोई भी एलिमेंट जनरेट हो पाए, ठीक है। तो Li होने के लिए 0 तो हम इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि 0 होने से वो LD हो जाएगा ए सेट, तो 0 को हम इसमें नहीं पुट करेंगे, तो हमारे पास कुल 8 एलिमेंट बच रहे हैं। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो या तो 8 कहिए या तो 3 के पावर 2 माइनस 1 कहिए। तो पहले की चॉइसेस क्या होगी, 3 के पावर 2 माइनस 1 तरीके से, इसमें से किसी एक को मैं भर सकता हूँ। अब दूसरे प्लेस पर जब मैं भरूंगा यहाँ पर E2 के प्लेस पर, तो अगर मैं इसको E1 कह रहा हूँ तो E2 कभी भी नॉट इक्वल टू K टाइम E1 आएगा, और K कहाँ बिलोंग करेगा, K फील्ड में ही बिलोंग करेगा Z3 में। तो E2 क्या नहीं हो सकता, देखिए K का वैल्यू कहाँ से आएगा, Z3 में। Z3 में कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2, ठीक। हाँ बोलिए। स्क्रीन रुक गया सर, बेसिस वाला एक बार फिर समझा। देखिए बेसिस, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है ना, यहाँ पर देखिए, जैसे कि बेसिस तो पता है ना कि क्या क्या होता है। अगर 2 डायमेंशन का मैं यहाँ पर अगर एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए n डायमेंशन लिखा है, लेकिन मैं अगर 2 डायमेंशन का ले लूँ तो सारे के सारे टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से केवल 2 डायमेंशनल बचेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि V2 लीजिए और फील्ड ले लीजिए Z3। तो 2 डायमेंशनल जब वेक्टर स्पेस बनाएंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट टपल टाइप का होगा, और एलिमेंट कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा। फील्ड Z3 है, तो Z3 से यहाँ पर चॉइसेस कितनी भरी जाएंगी, 3, दूसरे से भी 3, और 3 गुणे 3 कितना होगा, 9, या तो इसे 3 स्क्वायर कहिए। तो कुल इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 स्क्वायर, यानी कुल 9 एलिमेंट होंगे। तो 9 एलिमेंट्स में बेसिस बनाना है, तो बेसिस चूँकि 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल में 2 बेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी बेसिस में 2 एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सपोज कर लीजिए कि E1 है और दूसरा सपोज कर लीजिए E2 है। तो E1 की जो चॉइस होगी, अब मैं E1 E2 कहाँ से लाऊंगा, वेक्टर स्पेस से ही लाऊंगा। वेक्टर स्पेस में कुल कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। वो 9 एलिमेंट मैं यहाँ पर बताया हुआ हूँ। कैसे बनेगा, आपको 2 पेयर में बनाना है, मतलब कि एक पेयर होगा जिसमें टपल होगा जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, कॉमा करके भी लिख सकते हैं या फिर कॉलम वेक्टर में भी लिख सकते हैं। और पहला भी आएगा Z3 से, दूसरा भी आएगा Z3 से। तो यहाँ अगर दोनों को एक साथ लिख के देखेंगे तो 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, और 2 0 2 1 2 2, इस तरीके से 9 बना लिए। 9 बना लिए तो पहले प्लेस पर हम इसमें से किसी एक को भरेंगे, और ये ध्यान देंगे कि ये बेसिस जो भी होता है Li होता है। तो 0 को तो हम नहीं भर सकते, तो 0 को नहीं भरेंगे तो कुल बचे 8। तो 8 में से, यानी कि 8 का मतलब क्या, 3 के पावर 2 माइनस 1। तो पहली चॉइस 3 के पावर 2 माइनस 1 होगी। और जब दूसरा फिट करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि ये बेसिस Li होती है। तो Li होने के लिए E2 जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल होगा तो फिर LD हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीपल न होने के लिए हमें करना क्या है कि, और मल्टीपल कैसे, एक स्केलर का मल्टीपल, और वो स्केलर कहाँ से आएगा, वो फील्ड से आएगा। फील्ड में कितना एलिमेंट है, 0 1 2। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर तो हम K की चॉइस
0 1 2 में से लेंगे तो E2 क्या क्या नहीं हो सकता। देखिए, अगर E1 पहले से चूज किया गया है तो E2 0 टाइम E1 नहीं हो सकता, E2 1 टाइम E1 नहीं हो सकता, E2 2 टाइम E1 नहीं हो सकता। मतलब E1 पहले से अगर निर्धारित है तो E2 यही 3 टर्म नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो 9 में से यानी कि 3 के पावर 2 में से 3 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा E2। तो E2 की चॉइसेस होगी 3 के पावर 2 माइनस 3। तो कुल अगर मुझे चॉइसेस देखना है कि नंबर ऑफ बेसिस, एक्चुअली इसमें हम चॉइस की जब बात करेंगे ना तो वो ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में आ जाता है, ऑर्डर्ड बेसिस। तो ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में आएगा तो इसमें 2 एलिमेंट है E1 E2, और इसको हम 3 टू द पावर माइनस 1 टाइप से और इसको 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टाइप से, दोनों को एक साथ, तो इतना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। लेकिन एक बेसिस इसमें, जैसे कि मैं इसको चाहूँ तो 2 तरीके से लिख सकता हूँ, E1 कामा E2 भी लिख सकता हूँ और इसको E2 कामा E1 भी लिख सकता हूँ। तो 2 एलिमेंट है तो उसे घुमाकर फैक्टोरियल 2 तरीके से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार तो ये हुआ ऑर्डर्ड बेसिस। अब अगर सिर्फ अनऑर्डर्ड अगर बेसिस हमें निकालना रहे, अनऑर्डर्ड बेसिस मतलब सिर्फ बेसिस निकालना रहे जिसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ना रहे, ठीक है, तो उसमें हम करेंगे क्या कि इसके 2 टर्म मतलब 2 बेसिस मिल करके एक बेसिस बनाएंगे। तो इसलिए इसमें 3 टू द पावर 2 माइनस 1 और 3 टू द पावर 2 माइनस 3 में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अनऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एक बेसिस, देखिए जैसे मैं कह दिया कि एक बेसिस E1 E2 है, तो इसको ऑर्डर्ड सेंस में लिखेंगे तो E2 E1 लिखेंगे तो इनका मीनिंग बदल जाएगा, जबकि ये दोनों अगर सिर्फ बेसिस के सेंस में देखा जाए तो एक ही है। तो इसी तरीके से इसमें जितने भी बेसिस बनेंगे उसमें फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे, खासकर अगर n की चॉइस रहेगी तो फैक्टोरियल n से भाग देना होगा। तो इस तरीके से अनऑर्डर्ड बेसिस मिल गए। ठीक है, तो इतना चीजें क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, तो इसमें एक नया क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि ये बेसिस यहाँ पर तो वेक्टर स्पेस तो बन गया, ठीक है, सर आवाज स्लो आ रही हमें लगता है नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो मैं यहीं पर बंद करता हूँ, फिर मैं दूसरे दिन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहीं से मैं चालू करूँगा इसको और जनरल फॉर्म लेकर के। अभी मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर मैं जनरल फॉर्म लेकर के आगे यहीं से एक्सप्लेन करूँगा, तब आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है।